Okay, so we would be starting with AIDS. AIDS stands for Acquired Immunodeficiency Syndrome. Now, अभी तक हमने क्या देखा था? हमने मलेरिया देखा था, टीबी देखा था, कॉलरा देखा था, और ये सारे हमने इन्फेक्शन स्टडी किए थे. एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ को हमने कैसे क्लासीफाई किया था या कैसे डिफाइन किया था? वी बेसिकली सेड दैट डिजीज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज एन इम्पेयर्ड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. जब भी बॉडी हमारी डिसफंक्शनली बिहेव कर रही होती है या बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनैलिटी है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही होती, उसमें कोई एबनॉर्मैलिटी आ जाती है, उस एबनॉर्मल कंडीशन को, उस हम डिसफंक्शनल कंडीशन ऑफ द बॉडी को, इम्पेयर्ड कंडीशन ऑफ द बॉडी को हम डिजीज़ कहते हैं. और इन्फेक्शियस डिजीज़ हमारी वो डिजीज़ होती है विच इज़ कॉज्ड बाय अ पैथोजन, नंबर वन, एंड नंबर टू इट इज़ ट्रांसमिसिबल. वो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो सकती है. So an infectious disease is caused by a pathogen, which can be a bacteria, a protoctist, a fungi, a virus, and it is transmissible from one person to another. Now, यहाँ पर हम एक वर्ड देख रहे हैं जो कि है सिंड्रोम. ठीक है. नाउ हमारे पास सिंड्रोम में और डिजीज में क्या फ़र्क है? ये गोना डिस्कस इट इन अ बिट. नाउ बिफोर we get into the depth of the subtopic, हमने एक क्राइटेरिया बनाया था कि हम जब इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ रहे होंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, फिर उसका डायग्नोसिस कैसे होता है, फिर उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, और साइंस एंड सिम्टम्स अगर हम जैसे ही क्लासीफाई कर लेंगे तो उसके बाद हम उनको ट्रीट किस तरह से करेंगे, एंड प्रिवेंशन और कंट्रोल किस तरह से होती है. सो हमने कुछ कैटेगराइजेशन, कुछ क्राइटेरिया सेट किए हुए थे कि हम इस तरह से अपनी इन्फेक्शियस डिजीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉजेटिव एजेंट. कौन सा पैथोजन आपका कॉज कर रहा है डिजीज़ को? सो व्हेन इट कम्स टू एड्स, जो कि आपका अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, तो एड्स होता है जी HIV की वजह से. अब HIV क्या है? HIV एक वायरस है. इट इज़ एन RNA वायरस. हमने वायरसेस के लिए पढ़ा है कि हमारे पास वायरस या तो RNA वायरस होगा या DNA वायरस होगा. एक ही टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एक ही टाइप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है हमारे वायरस के अंदर. सो व्हेन यू टॉक अबाउट HIV इज अ RNA वायरस. ठीक है. नाउ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो हमारा है, ये करता क्या है, ये होता कैसा है, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं हमारी बॉडी में? लेट्स अंडरस्टैंड दैम. In the name it says human immunodeficiency virus. इम्यूनो का जो पार्ट है यहाँ पर, इम्यूनो का मतलब है इट इज़ लिंक्ड विद इम्यूनिटी, और डेफिशिएंसी का मतलब होता है रिडक्शन हो जाना, कमी हो जाना. सो हमारी इम्यूनिटी में ओवरऑल हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसकी जो एक्टिविटी है उसमें एक ओवरऑल रिडक्शन कॉज कर रहा होता है ये वायरस. ठीक है. नाउ हमारे पास जैसे फैमिलीज़ होती हैं, हमारे पास फॉर एग्जांपल फैमिली नेम्स होते हैं या क्लास सिस्टम होता है. सो वी से दैट दीज आर द चौधरीज, दीज आर द बट्स, दीज आर द सिद्दीकीज. तो हमारे पास डिफरेंट फैमिलीज़ होती हैं और हम उन फैमिली से बिलोंग कर रहे होते हैं, राइट? सिमिलरली वायरसेस में भी फैमिलीज़ होती हैं. अब HIV किस फैमिली का पार्ट है, किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो HIV बेसिकली बिलोंग्स टू द फैमिली और अ ग्रुप ऑफ रेट्रोवायरस. अब रेट्रोवायरस क्या होता है? रेट्रोवायरस एक फैमिली है, एक ग्रुप है उन तमाम वायरसेस का, ऑल द वायरसेस विच हैव अ पर्टिकुलर एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. सो बेसिकली मेरे पास all the viruses which have this enzyme which is your reverse transcriptase enzyme, वो वायरसेस हमारे रेट्रोवायरसेस कहलाए जाते हैं. सो ये मेरे पास, अगर मैं रेट्रोवायरसेस की एक फैमिली बनाऊं, सो ये मेरे पास रेट्रोवायरस एक ग्रुप है, एक फैमिली है, और इसमें बहुत सारे वायरसेस हैं. Now all these viruses have one thing in common, that is that they have the enzyme reverse transcriptase. अब भाई इस एंजाइम की क्या खासियत है?
लेट्स टॉक अबाउट दिस। ट्रांसक्रिप्शन हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली इज सिंथेसिस ऑफ आरएनए, क्वाइट प्रिसाइजली हमने एमआरएनए का पढ़ा हुआ है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, दिस इज माय डीएनए, और इससे जब मैं एक सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनाती हूँ तो ये मेरे पास कौन सा प्रोसेस होता है? ये मेरे पास ट्रांसक्रिप्शन होती है। सो नाउ ट्रांसक्रिप्शन इज बेसिकली सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। नाउ मेरे पास एंजाइम का क्या नाम है जो रेट्रोवायरसेस के पास होती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंड जैसे नाम में रिवर्स का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, सो ऑब्वियसली दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल टू रिवर्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सो मेरे पास अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी, यानी मेरा जो रिएक्शन है या जो मेरा सिंथेसिस है वो बैकवर्ड हो जाएगा, सो बेसिकली आई एम फॉर्मिंग डीएनए फ्रॉम एन आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा था? आई वॉज फॉर्मिंग एन आरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम अ डीएनए मॉलिक्यूल, एंड in reverse transcription the opposite occurs. I'm forming a double stranded DNA from an RNA. So basically the retroviruses which possess reverse transcriptase enzyme, they cause reverse transcription which is basically forming a double stranded DNA from RNA. ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने शायद इनिशियली बात बोली भी थी कि हमारे पास HIV जो है वो RNA वायरस होता है। अब ये हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, लेट्स डिस्कस दैट। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले लेट मी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। ये आपके सामने जो पिक्चर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ HIV की। नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द salient, some of the important parts of the structure of HIV. Now, two things are common in all viruses. हर वायरस के पास दो चीजें तो लाजमी तौर पे होंगी। एक न्यूक्लिक एसिड which would either be RNA or DNA, and प्रोटीन कोड जिसको हम क्या बुलाते हैं? कैप्सिड बुलाते हैं। So all viruses have a nucleic acid, a polynucleotide, which would either be RNA or DNA. In the case of HIV, आप यहाँ पर देख सकते हो इस डायग्राम में, इस रिप्रेजेंटेशन में, कि हमारे पास ये इन्होंने RNA स्ट्रैंड दिखाया। So the nucleic acid of HIV is RNA, so it is a RNA virus. Now यहाँ पर हमारा प्रोटीन कोड है, दिस इज बेसिकली योर प्रोटीन कोड कैप्सिड, जो कि कैप्सोमियर प्रोटीन से बना हुआ होता है। देन हमारे पास आरएनए हो गया, प्रोटीन कोड हो गया, ये तो हमारे पास नॉर्मली हर वायरस के पास होता है। नाउ व्हाट आर द एडिशनल डिटेल्स फॉर HIV? Viral envelope. When we were doing the subtopic of virus in chapter number 1, I told you that some of the viruses can be enveloped viruses. हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हर वायरस के पास एक envelope हो, but some viruses do have an additional envelope, यानी एक तो प्रोटीन कोड है ही है हर वायरस के पास, but उस प्रोटीन कोड के साथ साथ एक envelope भी है। ठीक है, so those viruses which have an additional envelope, those are called enveloped viruses, and hence HIV is an enveloped virus because उसके पास एक envelope है। And those viruses which do not have an envelope, उनको हम naked virus बुला रहे होते हैं। अब ये जो वायरल एनवेलप है ये कहाँ से आ रहा होता है? बेसिकली हमारे पास ये एक लिपिड बाइलेयर होता है। जैसे कि मेरे पास ये यूजुअली डिराइव हो रहा होता है जब एक वायरस एक होस्ट सेल के अंदर होता है ना, तो होस्ट सेल से जब वो रिलीज हो रहा होता है, बेसिकली बहुत सारे वायरसेस जब रेप्लिकेट हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं इनसाइड द होस्ट सेल। तो फॉर एग्जांपल एक होस्ट सेल की कैपेसिटी है टू बेयर, फॉर एग्जांपल उसमें स्पेस है कि खाली 20 वायरस पार्टिकल्स तक वो होल्ड कर सकते हैं। जब 20 से ज़्यादा वायरसेस प्रोड्यूस हो जाएंगे
तो जगह कम पड़ गई सेल की, सारी सेल की जगह वायरसेस ने ऑक्यूपाई कर ली। तो इवेंचुअली जब इतने ज़्यादा वायरसेस हमारे बन जाते हैं विद इन द होस्ट सेल, तो मेरे पास इवेंचुअली वो सेल बर्स्ट कर जाता है, वो होस्ट सेल बर्स्ट कर जाता है, उसका लिसिस हो जाता है, लिसिस ऑफ होस्ट सेल। एंड वंस द लिसिस ऑफ द होस्ट सेल हैपेंस, हमारे पास वो सारे जो वायरसेस उसके अंदर बने थे, जो रेप्लिकेट हुए थे, जो प्रोड्यूस हुए थे, वो बाहर आ जाता है। ठीक है, सो व्हेन दीज वायरसेस आर एग्जिटिंग द होस्ट सेल, वो जो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन होती है ना, उसकी वो कवरिंग अपने इर्द गिर्द लेकर बाहर रिलीज होते हैं। So this viral envelope is basically made up of a lipid bilayer and it is derived from a host cell. ठीक है, अब एक और चीज़ जो हमारे पास HIV वायरस में हमें नज़र आएगी, वो हमारे पास होंगी ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये देखें, ये जो हमारे पास ऐसे प्रोट्रूडिंग से हिस्से हैं ना, ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। Now glycoproteins, आपको याद होगा फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट, दैट ग्लाइकोप्रोटीन्स हमारे पास हेल्प करते हैं अटैचमेंट में, एडहीजन में, स्टिकिंग में, बाइंडिंग में, बिकॉज दे हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, दे हैव अ स्पेसिफिक शेप which can bind to a specific molecule. So viral glycoproteins basically enable the virus to bind to its host cell. So हमारे पास वायरस की जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं उनका अपना एक स्पेसिफिक शेप, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा, एंड just like an enzyme has a specific active site and a specific shape and it can only bind to its specific substrate, similarly the glycoproteins of the viruses have a specific structure, have a specific shape, and hence the virus would only attach, only bind or only attack its host cell, because उस होस्ट सेल पे कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर होगा जिससे वायरल ग्लाइकोप्रोटीन्स अटैच करेंगे एंड फिर वो होस्ट सेल में एंटर हो सकेंगे। सो इट्स लाइक अ ग्लाइकोप्रोटीन वायरस हैज अ स्पेसिफिक shape, has a specific structure to it. So it's like a key जो कि एक पर्टिकुलर लॉक में ही लग सकती है। अब वो लॉक क्या है? वो लॉक उसका सेल है, होस्ट सेल है। सो इट्स समथिंग लाइक दिस। मैं एक दरवाज़ा, ये एक मेरा लॉक है। आई एम टेरिबल एट ड्राइंग, सो प्लीज़ पार्डन माई ड्राइंग। ये मेरे पास एक लॉक है जो कि बैग ज़्यादा लग रहा है। दिस इज़ अ लॉक। ये एक एबनॉर्मल सी की है जो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बनाऊं, बट लेट्स अज्यूम दिस इज अ की। सो दिस इज माय वायरल ग्लाइकोप्रोटीन एंड दिस इज द लॉक। मेरे पास जो लॉक है इसको आप सेल समझें, होस्ट सेल समझें। मेरे पास ये की जिस लॉक में फिट होगी, खाली उसी होस्ट सेल को मेरा वायरस अटैक करेगा। So it's like that. So basically, if anybody asks you in the exam that what is the function of viral glycoproteins or what is the function of the HIV glycoproteins, so basically those glycoproteins allow the virus to attach to T helper cells. अब T helper cells क्यों लिखा हुआ है? Because now I would tell you कि हमारे पास जो HIV है उसका जो host cell है वो T helper cell है। मेरे पास the HIV virus would go and attach and इन्वेड अ टी हेल्पर सेल। तो मेरे पास HIV का जो होस्ट सेल है जिसको अटैक करते हैं वो हमारे टी हेल्पर सेल्स होते हैं। नाउ हमें टी हेल्पर सेल्स हमारे बहुत सेलियंट, बहुत वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं इन आवर इम्यून सिस्टम, एंड दैट टू पर्टिकुलरली इन आवर अडेप्टिव immune response. So basically these T helper cells, they bind to the antigen presenting cell, and according to the antigen that is being presented on that cell, they trigger either the antibody mediated immune response जो कि आपका humoral immune response भी कहलाया जाता है, और if it is a viral cell or if it is a tumor cell जो कि आपका antigen presenting cell है, उसके ऊपर जो antigen है वो हमारे पास viral है या tumor है, if that is the case, if it's a cancerous cell or if it is a viral cell, then the T helper cells would secrete the cytokines and those cytokines would stimulate your T killer cells and हमारा cell mediated immune response trigger हो जाएगा। So चाहे मुझे antibody mediated immune response trigger करवाना हो, start करवाना हो,
या मुझे सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट करवाना हो, फॉर बोथ दीज थिंग्स आई नीड द टी हेल्पर सेल्स. If the T helper cells are not functioning properly, if the T helper cells are being reduced because of the virus invading our body, मेरे पास ना antibody mediated immune response effectively trigger हो पाएगा, and neither would the cell mediated immune response be triggered properly. So because the T helper cells are affected, my antibody mediated immune response and my cell mediated immune response, both these immune responses would be affected. So overall my immunity of the body would be decreased, क्योंकि मेरे पास टी हेल्पर सेल्स का तो या तो नंबर रिड्यूस हो रहा है या उनकी जो क्या कहते हैं फंक्शनिंग है वो इम्पेयर हो रही है, जिसकी वजह से ना एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो पा रही है मेरी बॉडी में, और ना ही मेरे पास टी किलर सेल्स ख़त्म कर पा रहे हैं वायरल सेल्स और कैंसर सेल्स को. So my adaptive immune response completely gets broken, completely gets impaired, and due to this my immunity is reduced, immunity is compromised. हम इस situation को बोलते हैं immunocompromised, where your immune system or your immunity is compromised, it is lowered. Now मेरे पास अगर मेरा immune system कॉम्प्रोमाइज है, वीकेंड है, या फिर रिड्यूस्ड इम्यून रिस्पॉन्सेज मेरे बॉडी में जनरेट हो रहे हैं, सो उसकी वजह से क्या होगा, आई वुड बी प्रोन टू कैचिंग इन्फेक्शंस. मेरे पास मेरा इम्यून सिस्टम जो है, एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी प्रोटेक्ट, basically a strong immune system or strong immunity protects an individual from catching infections. It helps a person to combat, to defend itself against pathogens, against infections. If my immune system is weakened, if my immune system is compromised, I will not be able to defend, my body will not be properly able enough to defend itself against the invading pathogens, and we would succumb, we would be vulnerable to catching any type and all types of infections. So now, मैंने initially क्या कहा था कि syndrome में क्या फ़र्क होता है in comparison to a normal disease or a disorder. So syndrome is basically a spectrum of diseases. Syndrome refers to a spectrum of diseases. अब I'm assuming you guys are aware of the light spectrum. विबग्योर जो होता है, ठीक है, ये मेरा लाइट स्पेक्ट्रम होता है ना विबग्योर, और इसमें कितने 7 कलर्स होते हैं. सो देयर इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. सो मेरे पास कोई एक कलर नहीं होता लाइट का. मुझे नज़र एक कलर आ रहा होता है कि वाइट कलर की लाइट है, बट वो जब वाइट कलर की लाइट को मैं थ्रू अ प्रिज्म प्रोजेक्ट करती हूँ या किसी क्या कहते हैं सनलाइट में मुझे नज़र आती है, तो आई सी अ रेनबो इन सनलाइट आफ्टर रेन. और इफ़ आई अलाउ द वाइट लाइट टू पास थ्रू अ प्रिज्म, तो मैं फिर जब वो रिफ्रैक्ट करेगी या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जब होगी, सो आई वुड सी दैट वाइट लाइट इज स्प्लिटिंग इनटू डिफरेंट कलर्स, जो कि विबग्योर होता है. नाउ मेरे पास डिफरेंट कलर्स आर मेकिंग अप द वाइट लाइट, राइट, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि मेरे पास लाइट स्पेक्ट्रम है. सिमिलरली सिंड्रोम जो है उसमें कोई एक डिजीज नहीं हो रही होती, कोई एक इन्फेक्शन नहीं हो रहा होता. A syndrome basically has a lot of diseases happening. So मेरे पास AIDS एक syndrome है, acquired immunodeficiency syndrome. Acquired क्यों है? क्योंकि I am gaining this, I am basically acquiring this HIV, I am acquiring this pathogen from some source. अभी हम modes of transmission जब discuss करेंगे, so we will understand that how I am acquiring AIDS, sorry, how I am acquiring HIV. So now हमारे पास जो modes of transmission है, how I am acquiring this virus, we would just discuss them in a bit. But basically मैं कहीं ना कहीं से किसी external source से मैं pathogen को ले रही हूँ. मेरी body में naturally HIV exist नहीं करता. I will be gaining that pathogen from some external source. So मैं acquire कर रही हूँ. मेरी naturally body में AIDS नहीं है, naturally body में HIV नहीं है. I am acquiring it from some external source. Immunodeficiency. मेरा immune system weakened है, कम हो गया है, reduced हो गया है, क्या कहते हैं compromise हो गया है. Syndrome.
बहुत सारी डिजीजेज हो रही हैं। कैसे, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास मेरी इम्यूनिटी लोअर हो गई, मेरी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई, मेरी इम्यूनिटी वीकेंड हो गई, मेरे टी हेल्पर सेल्स क्या कहते हैं, दे आर अटैक्ड बाय दिस वायरस, जिसकी वजह से टी हेल्पर सेल्स आर रिड्यूसिंग इन नंबर, दे आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, बिकॉज ऑफ विच माई एंटीबॉडी mediated response is not occurring properly, my cell mediated immune response is not occurring properly. So मेरा जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, वो प्रॉपरली हो ही नहीं रहा, जिसकी वजह से मेरे पास मेरे बी लिम्फोसाइट्स, मेरे टी लिम्फोसाइट्स आर अनेबल टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम इन्फेक्शंस, फ्रॉम डिजीजेस, फ्रॉम पैथोजेंस. मेरे पास इट्स सिंपली लाइक दिस. हम अक्सर बचपन में जब हम पढ़ते थे तो हमें कहा जाता था कि जो WBCs होते हैं, दे आर द सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, दे प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिजीजेस. सो जस्ट इमेजिन देयर इज अ कंट्री, उसके बॉर्डर पे बहुत सारे सोल्जर्स हैं, ठीक है. अब कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया या कोई इकोनॉमिकल फाइनेंशियल सिचुएशन उस कंट्री की ऐसी हो गई कि आपको आपके जो सोल्जर्स थे ना बॉर्डर पे, आपको उनके नंबर्स रिड्यूस करने पड़े, आपको कम करना पड़ गया अपना सोल्जर काउंट दैट इज स्टैंडिंग ऑन द बॉर्डर, जिसकी वजह से मेरा जो एनिमी कंट्री है उसके लिए आसान हो गया टू एंटर इनटू माय कंट्री एंड टू इन्वेड एंड कॉज ब्लडशेड इन माय कंट्री, cause destruction in my country. Similarly, my soldiers, my body soldiers, my lymphocytes, my T lymphocytes and my B lymphocytes, basically T helper lymphocytes को वो अटैक करता है, और क्योंकि T helper lymphocytes फिर फर्दर कनेक्ट होता है, स्टिमुलेट करता है B सेल्स और T किलर सेल्स को, तो मेरे पास पूरा जो ये सिस्टम है अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का, वो वीकेंड हो गया है, वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है. सो मेरे जो ये लिम्फोसाइट्स मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे अगेंस्ट डिजीजेस, वो प्रॉपरली या तो काम नहीं कर पा रहे या वो नंबर्स में कम हो रहे हैं. इसकी वजह से हर पैथोजन मेरी बॉडी में जो आएगा वो तबाहियां मचाएगा, डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा. सो व्हेन योर इम्यूनिटी इज वीकेंड, व्हेन योर इम्यूनिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, व्हेन यू आर डेफिशिएंट इन इम्यूनिटी, it is easier for your body to catch infections. It is easier for your body to fall sick. So AIDS is a disease which makes the patient immunocompromised. Therefore, the patients become vulnerable to catching all kinds of opportunistic infections. मेरे पास weakened immune system की वजह से, HIV वायरस की वजह से जितने वो कहते हैं ना collateral damage है. collateral damage क्या होता है? एन एडिशनल डैमेज, मतलब इंटेंडेड नहीं था लेकिन ये भी साथ साथ हो गया. सो मेरे पास मुझे बीमारी या मुझे सिंड्रोम जो हुआ हुआ है या जो मुझे इन्फेक्शन हुआ हुआ है, मुझे HIV का हुआ हुआ है. लेकिन HIV ने क्योंकि मेरे इम्यून सिस्टम को इतना कॉम्प्रोमाइज, इतना वीकन कर दिया है कि उसकी वजह से मुझे एडिशनल इन्फेक्शंस भी हो रहे हैं, एडिशनल बीमारियां भी मैं कैच कर रही हूँ. तो उन तमाम इन्फेक्शंस को जो आपके वीकेंड इम्यूनिटी की वजह से हो रहे हैं, एडिशनली हो रहे हैं, उसके नतीजे में हो रहे हैं, वो मेरे पास अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होती हैं. ठीक है. सो अक्सर आप एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखोगे दैट पीपल विद एड्स आर प्रोन टू कैचिंग ट्यूबरक्यूलोसिस. एक्सप्लेन व्हाई. सो यू वुड से that people who have AIDS or people who have HIV have a lowered, weakened immunity. Their T helper lymphocytes are invaded by the HIV, and hence the antibody mediated response and the cell mediated immune response is weakened. It is compromised, due to which our body is not producing antibodies properly against the bacteria, and therefore the bacteria is able to affect the patient and cause the infection. So because we have a lowered immunity, we have a lower number of T helper cells, we have lower number of antibodies in our body, we have low numbers of T killer cells being stimulated, activated T killer cells कम है मेरी body में. इस वजह से my bacteria, or if there's any other infection that they are talking about, that pathogen is able to easily invade my body and cause the infection. ठीक है. सो बेसिकली अगर कभी आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं या एड्स में पेशेंट के साथ क्या हो रहा होता है, तो आपके दिमाग में कोई भी साइन, कोई भी सिम्टम,
कोई भी प्रॉब्लम बीमारी आए आप लिख दो, वो एक्सेप्टेबल है. वाई? बिकॉज एड्स में कुछ भी हो सकता है. एज आई सेड इट्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस. वीकेंड इम्यूनिटी हो गई है जिसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी डिजीज हो सकती है इंसान को. ठीक है. बट सबसे कॉमन जो चीज़ें नोटिस हो रही होती हैं अब एड्स के पेशेंट में, वो फीवर होता है, वीकेंड इम्यून सिस्टम है तो ऑब्वियसली लिथार्जी, फटीग होती है, कफ होती है और इस कफ में अक्सर ब्लड आ रहा होता है तो वो ब्लडी कफ हो रही होती है. सिमिलरली रैशेज, अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं. स्किन कैंसर बहुत कॉमन है. इफ़ यू वांट टू राइट अबाउट एनी कैंसर, आप किसी कैंसर का नाम लिखना चाहते हो, वो भी एक्सेप्टेबल होगा. इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो आपके पास फॉर एग्जांपल एलिफेंटाइटिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है. मेरे पास क्या कहते हैं, बहुत से इन्फ्लेमेशन हो सकती हैं, कैंसर्स हो सकते हैं. सारी एनी थिंग दैट कम्स इन योर माइंड कैन हैपन इन एड्स बिकॉज योर इम्यूनिटी इज कॉम्प्रोमाइज. इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से कोई भी बीमारी आपको हो सकती है. ठीक है. मसल पेन, बॉडी एक्स, रैशेज, अल्सर्स, फटीग, फीवर, ऑल ऑफ दिस कैन अकर. ठीक है. ना हमने बात कर ली साइंस एंड सिम्टम्स की. नाउ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स. मेरे पास बॉडी फ्लूइड्स जहाँ पर एक्सचेंज होंगे वहाँ पर मेरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स हो सकता है. सो वन ऑफ द exchange of body fluids mechanism can be unprotected sexual intercourse and sexual intercourse with multiple partners. तो वो आपका एड्स कॉज करवा सकता है. सिमिलरली शेयरिंग ऑफ कंटेमिनेटेड नीडल्स. मेरे पास यूजुअली जो हमारे ड्रग एडिक्ट्स होते हैं जो कि अपने ड्रग इन्फ्यूजन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं इंजेक्शंस को, नीडल्स को, दे ऑफन शेयर दोज नीडल्स. सो व्हाट हैपेंस इज दैट वन पर्सन used a needle, used an injection to inject drug inside them. तो ऑब्वियसली वो जो नीडल है वो उनके ब्लड में ब्लड से एक्सपोज हुई. अब उन्होंने वो नीडल निकाली, अपने पार्टनर को दी. उस पार्टनर ने वही कंटेमिनेटेड नीडल जो कि पहले इंसान से इन्फेक्टेड ब्लड जिसके पास लगा हुआ था जिस नीडल पे, वो नीडल उस दूसरे इंसान ने अपने अंदर इंसर्ट की. तो अब पहले इंसान का जो ब्लड एक्सपोज हुआ था नीडल से, वो ब्लड दूसरे इंसान के ब्लड स्ट्रीम में जाकर मिक्स हो सकता है. और अगर पहले इंसान के पास HIV था तो जब दूसरे इंसान ने वही नीडल अपने ब्लड में इंजेक्ट किया, इंसर्ट किया, तो इन दोनों के जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो मिक्स हो गए, एक्सचेंज हो गए. अनस्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन. हमारे पास जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, when we are injecting or we are transferring a blood of a person to another person, it is mandatory that we screen it for all types of pathogens so that हम जब एक इंसान का ब्लड दूसरे इंसान में डाल रहे हों तो किसी किस्म का वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोक्टस, whatever pathogen does not transfer into that person. बट अगर अनस्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए, बगैर एनालिसिस के, बगैर स्क्रीनिंग के, आई transfuse the blood of a person into another person, and if the person's blood has HIV virus, तो जिस इंसान के अंदर हम वो ब्लड इन्फ्यूज़ करें उस बेचारे को ब्लड के साथ साथ HIV भी मुफ्त में मिल जाएगा. वर्टिकल ट्रांसमिशन इन ट्यूबरक्लोसिस एंड कॉलरा में तो खैर नहीं, सॉरी, ट्यूबरक्लोसिस में और मलेरिया में हमने वर्टिकल ट्रांसमिशन पढ़ी थी. वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होती है? व्हेन अ चाइल्ड gets a pathogen from the mother, and this can happen in two ways. It can happen during pregnancy and it can happen during breastfeeding. So pregnancy में क्या होता है? Obviously the fetus and the mother have a connection between them. उस connection को हम बुलाते हैं placenta. और placenta के through mother का blood जा रहा होता है fetus में और फिर fetus से वो blood वापस mother की blood stream में आ रहा होता है. So obviously the mother's blood and the fetus blood are connected for exchange of gases, exchange of nutrients. Now, what happens is that if the mother is HIV positive, it is very much possible that the mother transfers that HIV virus to the child through the placenta. In other diseases, it was very rare. Vertical transmission इतनी आसानी से नहीं हो सकती थी, but HIV में vertical transmission is very, very, very much possible. सो बहुत ज़्यादा हमें केयर करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करनी पड़ती हैं टू इंश्योर दैट इफ द मदर इज HIV पॉजिटिव द ग्रोइंग फीटस डज नॉट कैच इट. बट यूजुअली हमारे पास ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि इफ़ अ प्रेग्नेंट मदर इज HIV पॉजिटिव, द चाइल्ड अनफॉर्चुनेटली इज बोर्न एज अ HIV इन्फेक्टेड पेशेंट.
अनदर मेथड ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन इज थ्रू ब्रेस्ट फीड. हमारे पास जो हमारी फीड ऑफ द मदर है, जो मदर मिल्क है, उसमें भी HIV वायरस पेनिट्रेट कर सकता है और चाइल्ड के अंदर जा सकता है. सो फ्रॉम द मदर टू द बेबी वाया ब्रेस्ट फीड is also a way through which vertical transmission can take place. Now, हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन डिस्कस कर लिया, होस्ट सेल डिस्कस कर लिए, कॉजेटिव एजेंट डिस्कस कर लिया, साइंस एंड सिम्टम्स डिस्कस कर लिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायग्नोसिस. डायग्नोसिस के लिए दो टेस्ट हैं, एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, एलाइसा एंड वेस्टर्न ब्लॉट. एलाइसा स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट या इम्यूनो एब्जॉर्बेंट होता है. लेट मी चेक द स्पेलिंग एक सेकंड. ओके, सो इट्स एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड. यह हमारे पास डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ HIV को. और एक और कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वेस्टर्न ब्लॉट करके. नाउ ट्रीटमेंट. अनफॉर्चुनेटली एड्स की कोई ट्रीटमेंट अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है. देयर इज नो क्योर फॉर एडवांस्ड एड्स. अच्छा, वन थिंग विच आई डोंट थिंक दैट आई मेंशन बट आई वुड लाइक टू मेंशन ओवर हियर इज दैट ज़रूरी नहीं है कि अगर आप HIV पॉजिटिव हो तो आपको एड्स हो. HIV पॉजिटिव अगर आप हो और वो अर्ली स्टेज पे डायग्नोज हुआ है, सो इट इज़ पॉसिबल कि सर्टेन ट्रीटमेंट से आपको बचाया जा सके कि आप एड्स की तरफ प्रोग्रेस ना कर सको. सो HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल कैन हैव एड्स बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल को हमेशा एड्स होगा. सो HIV पॉजिटिव को हमेशा एड्स नहीं हो सकता, लेकिन अगर किसी को एड्स है तो वो एड्स HIV की वजह से ही है. सो टू हैव एड्स you have to be HIV positive. But if you are HIV positive, it does not mean or it is not equivalent to the fact that you have AIDS. So if you have AIDS, that means you are HIV positive. But if you are HIV positive, it does not necessarily mean that you are a patient of AIDS as well. So अगर AIDS है तो आप HIV पॉजिटिव ज़रूर होगे, लेकिन अगर आप HIV पॉजिटिव हो सो इट डज नॉट नेसेसरली मीन और गारंटी दैट यू वुड हैव एड्स एज वेल. ठीक है, सो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है. सो देयर इज़ नो क्योर फॉर एडवांस्ड एड्स बट वी कैन प्रिवेंट द HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल टू नॉट डेवलप एड्स. और उसके लिए हम सर्टेन ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं अपने पेशेंट को. और जो मेथडोलॉजी, जो ट्रीटमेंट वी आर यूजिंग to treat a patient who is HIV positive is known as HAART, 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 which basically stands for highly active antiretroviral therapy. अच्छा, HAART एक्सप्लेन करने से पहले लेट मी क्विकली टेल यू कि मेरे पास जो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है वो क्या हो रही होती है और वो कैसे हो रही होती है और उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं. नाउ दिस इज योर, ये आपका HIV वायरस है. ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, दिस इज़ योर HIV वायरस. ये इसके ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो कि इनेबल करते हैं इसकी अटैचमेंट को. मेरे पास when the HIV basically attaches to the T helper cell, this is your T helper cell or your host cell, it releases its RNA. पहले ये क्या रिलीज करेगा, सॉरी, ये अपना RNA रिलीज करेगा. ठीक है, दिस इज योर वायरल RNA. ये इसका RNA है and it would release its viral RNA. This viral RNA would undergo reverse transcription. मेरे पास क्या होगा, ये जो वायरल RNA रिलीज किया है ना HIV ने अपना, that would basically be converted into a double stranded DNA. मेरे पास RNA क्या होता है, RNA मेरे पास सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. उस RNA की क्या हो जाएगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी
and due to this reverse transcription, in the presence of the enzyme reverse transcriptase, this viral RNA would convert itself into a double-stranded DNA. Now, this double-stranded DNA, obviously viral RNA, which has the viral nucleotides, which has the viral genome, that has been reverse transcribed into a viral DNA. इसको हम कहते हैं प्रोवायरल DNA. Proviral DNA is basically before the DNA which is prone or which would eventually become activated and cause वायरल डीएनए रेप्लिकेशन. तो प्रोवायरल डीएनए वो स्टेज है वायरल डीएनए की जहां पर उसने अपनी रेप्लिकेशन, अपनी क्या कहते हैं तबाहियां मचाना शुरू नहीं की. दिस प्रोवायरल डीएनए would go and bind to the nucleus or would go and invade the nucleus of the host cell. This is the DNA of your host. आपका होस्ट सेल क्या है? आपका टी हेल्पर सेल है. ये टी हेल्पर सेल का आपका डीएनए है. This proviral DNA would enter into the host nucleus and it would integrate itself into the host DNA. So ये मेरे पास viral DNA का section would become part of your host DNA. Now, when this host DNA is triggered or is stimulated for protein synthesis, अब जब ये host DNA which has the integrated viral DNA in itself, जब ये अपनी प्रोटीन सिंथेसिस करेगा तो अब ये हमारे पास वायरल प्रोटीन्स बनाएगा. और जब ये वायरल प्रोटीन्स बनाएगा, सी हमारे पास इग्नोर दिस, मेरे पास ओके बल्कि डू नॉट इग्नोर दिस, आई एक्सप्लेन व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर. मेरे पास जो होस्ट डीएनए वाला पार्ट है, जो मेरे पास टी हेल्पर सेल डीएनए है, वो टी हेल्पर सेल डीएनए अपने जो उसके इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन्स उसको बनाने हैं अपने फंक्शनिंग के लिए, वो अपने नॉर्मल डीएनए से प्रोटीन्स बना रहा होगा. बट जो ये वायरल डीएनए वाला पार्ट है, दैट वायरल डीएनए वुड बेसिकली बी फॉर्मिंग इट्स ओन प्रोटीन्स. ठीक है. और फिर इवेंचुअली वो अपने आप को असेंबल करेगा, अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाएगा. जब बहुत सारी कॉपीज हमारे पास न्यूमरस नंबर्स में हो जाएंगे कि अब जो मेरा टी हेल्पर सेल है वो उनको अपने अंदर स्टोर नहीं कर पा रहा होगा, तो वो फट जाएगा. एंड these numerous numbers of newly replicated HIV would then burst out and would be released into the ब्लड. ठीक है. यही देखो वायरल आरएनए था. ठीक है. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. हमारे पास ये क्या प्रोसेस होगा? यहाँ पर हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली द आरएनए वुड बी कन्वर्टेड इनटू डीएनए. ये मेरे पास प्रोवायरल डीएनए होगा. दिस प्रोवायरल डीएनए वुड देन इंटीग्रेट इटसेल्फ इनटू द होस्ट सेल डीएनए एंड इट वुड कॉज द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ वायरल प्रोटीन्स एंड इट वुड फॉर्म न्यूमरस कॉपीज ऑफ द वायरस इटसेल्फ. नाउ ये हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट. हम ट्रीटमेंट की बात करें. द ट्रीटमेंट क्या थी जी? ट्रीटमेंट थी हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी. मेरे पास जो सारी तबाहियाँ मच रही हैं वो इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की वजह से मच रही हैं. अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, मेरे पास प्रोवायरल डीएनए नहीं बनता. प्रोवायरल डीएनए नहीं बनता तो ये प्रोवायरल डीएनए होस्ट सेल डीएनए में इंटीग्रेट नहीं करता अपने आप को. और अगर ये इंटीग्रेट नहीं करता तो मेरे पास वायरल प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता. वायरल प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता तो मेरे पास वायरस अपनी कॉपीज नहीं बना पाता और टी हेल्पर सेल्स नहीं बर्स्ट करता. So I have to stop this reverse transcription. So हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी करते हैं. ठीक है. और एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में क्या होता है? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो ये रेट्रोवायरस है, इसके जो ये प्रोसेसेस हैं, जो मेरे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, उसको मैं स्टॉप कर दूं और मैं वायरल प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर दूं. ठीक है. दीज आर द टू एम्स. एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में व्हाट वी आर डूइंग? Inhibiting
reverse transcription, and number 2, inhibiting viral protein synthesis. ठीक है, इसमें हम मल्टीपल ड्रग्स दे रहे होते हैं, मल्टीपल एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दे रहे होते हैं इन कॉम्बिनेशन, ताकि हमारे पास ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हम डिफेंड कर सकें, कॉम्बैट कर सकें अगेंस्ट HIV. सो सम एग्जांपल्स आर NRTI. NRTI क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर. नाउ NRT, न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जो है, इट्स अ competitive inhibitor of the enzyme reverse transcriptase. Hence the shape of the drug is similar to the nucleotide. मेरे पास जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही थी, चैप्टर 6 में थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाते हैं. ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा था? मेरे पास जो DNA था, DNA स्ट्रैंड से मैं mRNA बना रही थी. कैसे बना रही थी? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही थी. कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कैसे होती है? मेरे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, हर न्यूक्लियोटाइड का अपना एक नाइट्रोजनस बेस होता है, एंड जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग या टेम्पररी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाती हैं, और उसकी वजह से मेरे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री mRNA स्ट्रैंड बन रहा होता है. उस कॉम्प्लीमेंट्री mRNA स्ट्रैंड में क्या होता है? बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा होगा? मेरे पास एक mRNA है, mRNA वायरल सॉरी mRNA नहीं है, वायरल RNA है. आई हैव अ वायरल RNA. वायरल RNA किससे बना हुआ होगा? RNA न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होगा. ठीक है, इट वुड बी मेड अप ऑफ RNA न्यूक्लियोटाइड्स, एंड द DNA, the proviral DNA, which would be forming as a result of your reverse transcription. मेरे पास जो ये proviral DNA है, ये किससे बना हुआ होगा? ये न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होगा, DNA न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होगा, कॉम्प्लीमेंट्री DNA न्यूक्लियोटाइड टू द वायरल RNA. सो ऑब्वियसली मेरे पास जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वो किसको जोड़ेगा? वो DNA न्यूक्लियोटाइड्स, कॉम्प्लीमेंट्री DNA न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में कनेक्ट कर रही है, तभी मेरे पास वायरल DNA बन रहा है. सो द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इज एक्टिंग और इज ज्वाइनिंग टुगेदर न्यूक्लियोटाइड्स. सो इसका सबस्ट्रेट क्या हुआ? न्यूक्लियोटाइड हुआ. सो व्हाट इज द सबस्ट्रेट ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? द सबस्ट्रेट ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आर बेसिकली योर न्यूक्लियोटाइड्स, मोर प्रिसाइजली योर DNA न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, सो मेरे पास अगर मैं ऐसा ड्रग दूं, ऐसी दवा दूं जिसकी शेप, जिसकी ओरिएंटेशन इज सिमिलर टू द शेप ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, सो इंस्टेड ऑफ द DNA न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग विद द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, मेरा जो ड्रग है, जो मेरा NRTI है, वो बाइंड कर लेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से, और मेरे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी. इफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज इनहिबिटेड, माई वायरल RNA would not be coded, would not be reverse transcribed into a proviral DNA. मेरा RNA से proviral DNA बन नहीं पाएगा. Proviral DNA, if it is not being formed, it would not integrate with the host cell DNA, and hence मेरे पास जब host cell DNA से viral DNA integrate नहीं कर रहा अपने आप को, so obviously viral proteins भी नहीं बनेंगे. So if I stop the reverse transcription, I would stop the production of proviral DNA, and if there is no proviral DNA being formed, there would be no integration of the proviral DNA with the host cell DNA, and hence my virus would not be able to replicate and cause the lysis of the T helper cell. So NRTI, nucleotide reverse transcriptase inhibitors, are your competitive inhibitor of the enzyme reverse transcriptase, and they inhibit the process of reverse transcription. उसकी एक एग्जाम्पल क्या है? एक दवा है ज़ाइडोवोडिन. ठीक है, नाउ दूसरा हम क्या एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में ड्रग दे सकते हैं? हम NRTI दे सकते हैं. NRTI is basically non-nucleotide reverse transcriptase inhibitor. Non-nucleotide reverse transcriptase inhibitor is a non-competitive inhibitor. इसको याद करना भी इसलिए आसान है. non-competitive inhibitor non से शुरू होता है, और NRTI भी non से शुरू होता है. So non-nucleotide reverse transcriptase inhibitor is a non-competitive inhibitor of the enzyme reverse transcriptase.
ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की एलोस्टेटिक साइट से जाके बाइंड करेगा, which would cause the change in shape of the active site. So the active site would no longer be able to bind to its substrate. So again, my reverse transcriptase enzyme would be unable to bind with its substrate molecule, and hence the process of reverse transcription would be stopped. If reverse transcription is stopped, proviral DNA will not be formed. If the proviral DNA is not formed, it will not integrate with the host cell DNA, and hence the viral proteins are not formed and the viruses are not replicated. So if I stop reverse transcription, I will be able to stop or reduce the replication of HIV virus. ठीक है? Now, मेरे पास apart from reverse transcriptase enzyme, there is another enzyme in HIV which is your protease enzyme. Protease क्या करती है? Protease basically it helps with the assembling of the viral proteins. मेरे पास जब viral proteins बन जाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू, तो मेरे पास प्रोटीज एंड वायरल प्रोटीन्स को असेंबल करके नए वायरल मॉलिक्यूल्स, नए वायरस पार्टिकल्स को बनाने में हेल्प करती है. सो प्रोटीज इज इसेंशियल इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वायरस पार्टिकल्स. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट प्रोटीज डज. सो अगर मैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट कर रही हूँ, तो साथ में अगर मैं प्रोटीज को भी इनहिबिट कर दूंगी, so I would ensure that the protease enzyme is also not functioning properly, is also not able to make new viral particles, new virus particles, and hence inhibiting the action of protease is also going to help me with the limiting the replication of HIV. So an example is the one example of a protease inhibitor indinavir. Okay, so indinavir is your protease inhibitor. अच्छा जी, अगर हम बात करें, हमने बात कर ली किसकी? हमने बात कर ली कि एड्स का जो कॉजेटिव एजेंट है दैट इज़ योर, व्हाट हैज़ हैपेंड टू दिस, व्हाई इज़ दिस, ये क्या हुआ है जी? व्हाई आर माई मलेरिया नोट्स ऑन माई HIV notes? Just let me fix it in a second. Okay, so let's talk about the prevention and control. So how to हमेशा prevention is better than cure. So we should always try कि कोई भी disease हो हम उससे अपनी prevention कर लें, benefit that we catch that disease and then we treat ourselves and cure ourselves from that. So how to prevent catching HIV or catching AIDS is that you avoid unprotected sex. ठीक है, and you stick to one sexual partner. हमारे पास one of the reasons why sexually transmitted diseases are spread is because of multiple partners. So if you stick to one sexual partner, it limits the chances of transferring HIV, and it is also easier to identify the carrier of HIV. तो अगर आपके पास खाली आपका एक ही sexual partner होगा, so it would be easier to understand, or it would be easier to identify the source of acquiring this HIV कहाँ से हमें हासिल हुई है. अवॉइड यूजिंग कंटामिनेटेड नीडल्स, किसी और की नीडल को आप इस्तेमाल नहीं करें, आप अपनी पर्सनल नीडल इस्तेमाल करें, नहीं बिल्कुल, और फिर यूज़ करने के बाद उसको डिस्कार्ड कर दें. स्क्रीनिंग ब्लड फॉर HIV बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, ऑलवेज स्क्रीन प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स फॉर HIV in order to reduce the chances of vertical transmission. Educational campaigns about the spread and transmission of HIV, screening for symptomless carriers and tracing contacts of infected individuals. अगर एक इंसान हमने डिस्कवर किया है वो HIV पॉजिटिव है, and so we can ask them their history कि आपने कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो नहीं करवाई, आपने आपका recent कोई sexual intercourse तो आपने नहीं किया. If yes, then we can screen or test or diagnose the partner for HIV as well. chances हैं कि वो एक asymptomatic symptomless carrier था वो partner जिसने अपने partner में transfer कर दिया है HIV का virus. So it's always very necessary to screen for symptomless carrier and to trace कि एक इंसान को अगर HIV diagnose हुआ है, HIV उसके blood में, उसकी body में screening में आया है, तो उसकी source क्या हो सकती है, और उस source को trace करके आप उस source को identify करें, आप उसको भी treat करें, और you can try to prevent the spread of HIV that way. Now, अच्छा जी, ये कुछ reading material है, let's quickly read this out. If a question like this comes in your exam, that why is it advantageous to offer multiple drugs for the treatment of HIV, जैसे कि मैंने बताया हम NRTI दे सकते हैं
विच इज़ योर न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, या हम NNRTI दे सकते हैं, नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, और हम प्रोटीज इनहिबिटर भी दे सकते हैं। हम ये सारे अगर कॉम्बिनेशन में दें तो इसका फ़ायदा क्या है? सम ड्रग्स आर मोर इफेक्टिव देन अदर्स, मे बी एक दवा काम आ रही है, एक मेडिसिनल ड्रग काम आ रहा है, रिस्पॉन्स शो कर रहा है, और दूसरा नहीं रिस्पॉन्स शो कर रहा। सो इट इज़ बेटर टू गिव मोर देन वन मेडिकेशन फॉर HIV so that if one drug is not working, the other one can. HIV may be resistant to one or more drugs. It is very unlikely that HIV is resistant to all drugs. Usually हम 7 drug treatment इस्तेमाल कर रहे होते हैं HIV के, 7 combinations में हम दे रहे होते हैं डिजीज डिपेंडिंग कि डिजीज की इंटेंसिटी क्या है, सिंड्रोम की इंटेंसिटी क्या है। सो इट इज़ पॉसिबल एक ड्रग से रेजिस्टेंट होगा, 2 ड्रग से रेजिस्टेंट होगा, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारे के सारे ड्रग से वो रेजिस्टेंट नहीं हो सकता। सो दैट इज़ वाई वी गिव मल्टीपल ड्रग्स, ताकि अगर किसी एक ड्रग से या 2 ड्रग से वो रेजिस्टेंट है भी वायरस, सो जो बाकी से जिससे वो नॉन रेजिस्टेंट है वो अपना काम इफेक्टिवली कर सकें। HIV has a high mutation rate due to which it changes its surface proteins very frequently. तो हमारे पास अगर हम खाली एक ही ड्रग देते रहेंगे तो वो उस ड्रग से बहुत इजीली, क्योंकि कंटिन्यूस एक्सपोजर होगा HIV का एक ही ड्रग से, तो उस कंटिन्यूस एक्सपोजर की वजह से वो उस ड्रग से रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा। पर जब एक साथ बहुत सारे आप उसको ड्रग्स दे दोगे तो वो कितनों से म्यूटेट कर करके रेजिस्टेंस डेवलप करेगा। तो इट इज़ बेटर कि आप एक ड्रग के बजाय बहुत सारे दे दो टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ डेवलपिंग रेजिस्टेंस। Multiple drugs will ensure greater reduction in viral count and hence reduce the chances of developing drug resistance against HIV strain। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अगर NRTI या NNRTI देकर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को रोक लिया और फिर मैं उसके साथ साथ प्रोटीएज इनहिबिटर भी दे दूँ तो मैंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी रोक दिया है, मैंने सिंथेसिस और एप्लीकेशन ऑफ न्यू वायरसेस भी रोक दिया है। सो इट इज़ अ मोर इफेक्टिव, अ मोर बेटर what is this English? जब मैं बहुत सारे ड्रग्स दूंगी ना तो वो डिफरेंट चीज़ों को टारगेट करेंगे, डिफरेंट चीज़ों डिफरेंट एक्शंस होंगे, मोड ऑफ एक्शंस होंगे, और ओवरऑल मुझे फ़ायदा ये होगा कि मेरे पास जो HIV काउंट है, जो वायरस काउंट है, वो डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होने से मैं रोक दूंगी। ठीक है। If a question like this comes, और खाली HIV के लिए नहीं, किसी भी वायरल इन्फेक्शन के लिए वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लें that why antibiotics are not given to the patients with HIV or any other viral infection, सबसे बड़ी बात, antibiotics are against bacteria, so they are given to patients who have a bacterial infection। हम antibiotics एक bacterial infection के लिए देते हैं, viral infection के लिए हम antibiotics नहीं देते। Antibiotics do not act against viruses because there are no target sites for antibiotics to act on viruses। मेरे पास जो antibiotics होती हैं उनकी target sites ऐसी होती हैं कि वो bind करेंगी बैक्टीरिया के साथ, बैक्टीरियल एंटीजन के साथ। उनकी target sites are not compatible or they are not complementary to the viral target sites। तो मेरी एंटीबायोटिक जो है वो वायरस को टारगेट कर ही नहीं सकती। तो अगर मैं एंटीबायोटिक दे भी रही हूँ तो उसका कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं होगा, इट वुड नॉट बेनिफिट मी। So that brings us to the end of this subtopic of this disease, which was your acquired immunodeficiency syndrome. The causative agent is HIV host cell. The cell at which it is basically invading is your T helper cell, जिसकी वजह से आप immunocompromise हो जाते हो, आपकी immunity reduce हो जाती है, weaken हो जाती है, जिसकी वजह से आपका overall immune system weak हो जाता है। So you are more prone टू कैच opportunistic infections। आप कोई भी बीमारी कैच कर सकते हैं क्योंकि आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, इट हैज़ बिकम इम्पेयर्ड। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, तो आपके अनप्रोटेक्टेड सेक्स, शेयरिंग ऑफ कंटामिनेटेड नीडल्स, अनस्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू आपका जो आपका HIV वायरस है वो ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। फिर हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ HIV, हमने कहा एनवेलप्ड वायरस होता है, और 2 तरह की एंजाइम हम डिस्कस की कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होती है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कॉज करती है, प्रोटीएज होती है। सिमिलरली इट इज़ एन RNA वायरस, ठीक है, इसका न्यूक्लिक एसिड जो है इट इज़ RNA। फिर इसकी ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं GB41, GB120। ये यूजुअली इतना कॉमनली टेस्टेड नहीं होता, बट कभी कभार ये आपको खुद ही जब वो केस स्टडी दे रहे होते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन एडिशनल दे रहे होते हैं क्वेश्चन में, सो दे टेल यू, और ये डायग्राम में बना हुआ होता है, लेबल होता है कि GB41 और GB120 होता है। सो बेसिकली जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं HIV वायरस के, वो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन 41 और ग्लाइकोप्रोटीन 120 होता है। ठीक है। सो HIV इज एन एनवेलप्ड वायरस
It has two types of enzymes that we have discussed, reverse transcriptase and protease, and it has glycoprotein which enable it to attach to the host cell which is your T helper cell. फिर हमने पूरा reverse transcription का process discuss किया और किस तरह से ये affect करता है हमारे T helper cell को. फिर डायग्नोसिस के लिए हम एलाइसा या वेस्टर्न ब्लॉट यूज़ करते हैं. साइंस एंड सिम्टम्स हमने डिस्कस किए कि हर तरह की डिजीज़ हमें एड्स में हो सकती हैं. इट्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ जो सिंड्रोम है हमारा. फिर हमने ट्रीटमेंट डिस्कस की कि हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है जिसमें हम टारगेट क्या कर रहे होते हैं कि हम या तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर दें, इनहिबिट कर दें, या हम वायरल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर दें. एंड देन हमने बात की कि हम किस तरह से इस डिज़ीज़ के ट्रांसमिशन को प्रिवेंट और कंट्रोल कर सकती हैं. So that's it for today. We'll continue in the next class.